यूरोप के अंदर अभी भी था कि जब तक हम जेरूसलम, जब तक हम फिलिस्तीन वापस मुसलमानों के पास से छीन के नहीं लेंगे, तब तक हम लोग, हमारा क्रूसेड खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जेरूसलम का जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, उसको अल कुद्स एरिया कहते हैं। इजराइल का पिछले कई सालों से एक प्लान चल रहा है कि जो जेरूसलम में जो मुस्लिम आबादी है, जो क्रिश्चियन आबादी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी के लोगों को वहां से घरों से भगाया जाए। मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है, अरब क्रिश्चियंस को भी बहुत प्रॉब्लम वहां पर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एक अरब्स हैं और वो लोग क्रिश्चियंस हैं, और पूरी दुनिया भी उसमें खामोश है। ये जो बड़े बड़े मुल्क के लोग अपने आप क्रिश्चियन धर्म का बड़ा रखवाला कहते हैं, यूरोप के लोग, ये सारे क्रिश्चियन मुल्क भी खामोश हैं। तो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज और जो भी पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये सारे चीजों पर इनका कंट्रोल है, इसलिए ये कोई भी एक नजरिया बना सकते हैं। मैं वापस कहता हूं, वो तो सोशल मीडिया आने के वजह से लोगों के सामने थोड़ी असलियत सामने आ गई है, लेकिन अगर सोशल मीडिया नहीं होती, आज भी पूरी दुनिया फलस्तीन के लोगों को टेररिस्ट कहती है। वो तो सोशल मीडिया आने के बाद पता चला कि वो लोग अपना डिफेंड कर रहे हैं, दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। आज पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल को अपना दिफा करने का हक है, तो फलस्तीनियों को भी हक है अपना दिफा करने का, फलस्तीनियों को भी हक है अपना मुल्क रखने का। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग, एक क्रूसेड्स युद्ध चले थे। क्रूसेड्स युद्ध का मतलब था यूरोप के अंदर जो है धर्म के नाम पर एक होली वॉल किया गया था जेरूसलम और कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के लिए। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब अभी का इस्तांबुल को कैप्चर करने के लिए, और जेरूसलम को उन्होंने कब्जा भी किया था। 90 साल तक जेरूसलम उनके कंट्रोल में था, जो क्रूसेडर्स थे उनके कंट्रोल में था। 90 साल के बाद हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम के एक बहुत बड़े लीडर ने उस जेरूसलम को आजाद कराया था। अब सलाहुद्दीन जो है हमेशा से ही यूरोप के सबसे बड़े एक दुश्मन थे, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि जब 1917 में जब फलस्तीन को अंग्रेजों ने जीत लिया, जब अंग्रेजों की आर्मी, जनरल एलएनबी की आर्मी जब फलस्तीन को पहुंची, जेरूसलम को पहुंची, जेरूसलम को पहुंचने के बाद जब वहां पर प्रेस के साथ जब बात किया जनरल एलएनबी ने, उन्होंने अपने प्रेस के स्टेटमेंट में यह कहा कि आज क्रूसेड आखिरकार खत्म हुए। यानी क्रूसेड तो ऑलमोस्ट 500 साल या उससे पहले खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट 800 साल पहले खत्म हो गए थे क्रूसेड। लेकिन 800 साल पहले खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी आप देखिए यूरोप के अंदर अभी भी था कि जब तक हम जेरूसलम, जब तक हम फलस्तीन वापस मुसलमानों के पास से छीन के नहीं लेंगे, तब तक हम लोग, हमारा क्रूसेड खत्म नहीं होगा। तो ये हमेशा से यूरोप के दिमाग के अंदर ये एक नफरत था कि उन्हें फलस्तीन को वापस जीतना था मुसलमानों से। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जो फ्रांस के जो एक जनरल थे उसी वक्त में, हेनरी गोराद जिनका नाम था, जिनकी फ्रेंच आर्मी दमास्कस जीती, यानी ब्रिटिश आर्मी ने फलस्तीन जेरूसलम को जीत लिया और फ्रेंच आर्मी जब दमास्कस को पहुंची, यानी सीरिया को पहुंची, दमास्कस में जाकर उन्होंने क्या किया, दमास्कस में जाकर हेनरी गोराड ने जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो कब्र है उस कब्र को लात मार के कहा कि सलाहुद्दीन हम लोग वापिस आ गए हैं, सलाहुद्दीन उठो, हम वापिस आ गए हैं। इसका मैं दो एग्जांपल का मतलब ये है, ऐसा मत समझिए कि एक ब्रिटिश का पॉलिटिकल डिसीजन था, पॉलिटिकल था ही, साथ ही साथ वो हजारों सालों से जो एक अरबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो एक नफरत था जेरूसलम हारने की वजह से, वो नफरत का इजहार भी उन्होंने किया। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि इसमें अरब्स भी इन्वॉल्व थे। जो ब्रिटिश की आर्मी जाकर फलस्तीन को जीतती है, उस ब्रिटिश आर्मी के अंदर कौन थे? उस ब्रिटिश आर्मी के अंदर अरब्स भी थे, वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर मुस्लिम अरब्स भी थे। जो ब्रिटिश आर्मी दमास्कस को जाकर दमास्कस जीतती है, उस आर्मी के अंदर कौन थे? उस आर्मी के अंदर अरब्स भी थे। यानी अरबों ने भी ब्रिटिशों का साथ दिया उस वक्त में, एक धोखे के सिलसिले में। मतलब इतने बेवकूफ थे कि समझ रहे थे कि इनको अंग्रेज एक मुल्क बना के देंगे, लेकिन आगे हमने देखा अंग्रेज ने क्या किया। अंग्रेज को असल में चाहिए था, और यूरोपियन पावर्स को असल में एक नया मिडिल ईस्ट बनाना था, उन्हें एक नया मिडिल ईस्ट बनाना था। इसलिए अगर आप पूरी दुनिया का मैप देखेंगे, हमारे इंडिया का मैप आप लोग देख लीजिए, हमारे इंडिया का मैप कैसा है, आपको उसमें बहुत कर्व नजर आ जाएंगे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े बॉर्डर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन आप मिडिल ईस्ट के लोगों का मैप देखिए, आप मिडिल ईस्ट का मैप देखिए, ऐसा लगता है कि दो लोगों ने बैठकर हाथ में एक रूलर लेकर, पेंसिल लेकर बनाया, यानी पूरे स्ट्रेट लाइंस। ये पूरे जो है असल में एक ही मुल्क थे, एक ही प्रोविंस थे।
इस प्रोविंसेस को जो है आप ये ले लो, आप ये ले लो, मैं फ्रांस को ये दे दूंगा, इनको ये दे दूंगा और पैलेस्टीन अपने लिए रख दूंगा, ऐसा नाम का एक 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 एक, एक बंटवारा किया गया। और बंटवारा भी इस तरीके से किया गया कि पैलेस्टीन को ब्रिटिश के कंट्रोल में रखा गया, ताकि जो इससे पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन एग्रीमेंट किया गया था उसके तहत पूरे यूरोप से यहूदियों को लाकर उधर जबरदस्ती बसाया जाए। ये गलतफहमी में मत रही है कि यहूदी जो है हिटलर के हमले के बाद यहां पर आए, ये गलत है, ऐसा नहीं है। मुझसे पहले सुरेश करना साहब ने ये भी क्लैरिटी दिया है कि 1917 से ही यहूदी वहां पर आना शुरू कर दिए थे। हम देखते हैं कि हिटलर का उरूज जो है 1930 के बाद हुआ। तो ऐसा गलतफहमी में मत रही है, जो गलतफहमी फैलाई जाती है कि यूरोप के अंदर हिटलर ने और मसूलनी ने जो यहूदियों के साथ जुल्म किया इसलिए यहूदी भाग के आए, ये गलतफहमी है। उससे पहले ही वो लोग आ रहे थे और उन्होंने ग्लोबल एक सिंपैथी के लिए यहां तक किया, ज़ायोनिस्ट ने यहां तक किया कि जो यहूदियों का जहाज यहूदियों को लेके आ रहे थे उस जहाज को भी उन्होंने डुबा दिया, उस जहाज को भी उन्होंने मार दिया, ये दिखाने के लिए कि लोगों के दुनिया में इनके लिए एक सिंपैथी लाने के लिए। ये एक चीज हमें जानना है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक प्लान था, ताकि हमेशा के लिए पूरे अरबों के बीच में कंट्रोल के लिए एक ज्यूइश कंट्री वहां पर बनाया जाए। और हम लोग देख रहे हैं उसमें वो कामयाब भी हो गए। आज भी अगर आप देखेंगे एक पूरे अरबों के लिए एक सरदर्द एक इजरायली मुल्क वहां पर बना हुआ है। दूसरा चीज अगर आप वहां पर देखेंगे, फलस्तीन नाम का मुल्क अभी दुनिया में नहीं है। हम लोग कहते हैं फलस्तीन फलस्तीन, लेकिन फलस्तीन नाम का मुल्क दुनिया के अंदर नहीं है। फलस्तीन के नाम पर दो छोटे छोटे पीस को दे दिया गया है, दो छोटे छोटे पीसों को दिया गया है। एक पीस का नाम है गाजा पट्टी, बहुत छोटा एक एरिया है। दूसरे तरफ और एक छोटा सा एरिया है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, यानी जो जॉर्डन की नदी है उस नदी का वेस्टर्न हिस्सा जो है उस हिस्से को दे दिया गया था। ये दो जगह में फलस्तीन के लोगों को भगाकर मारकर पूरे इजराइल, जो आज इजराइल एक जमाने में फलस्तीन हुआ करता था, वहां से मार भगाकर उनको इस या तो गाजा पट्टी में रखा गया या तो वेस्ट बैंक में रखा गया। और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन इनको बनाया गया। पूरी दुनिया में सबसे बड़े रेफ्यूजी पॉपुलेशन ये लोग हैं। अभी अगर हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई गाजा में ये लोग हैं, वेस्ट बैंक में ये लोग हैं, तो उसमें भी गलतफहमी है। वेस्ट बैंक में भी फलस्तीन पूरी तरीके से नहीं है। जैसे आप इससे पहले आपने सुना होगा कि वेस्ट बैंक के अंदर भी जो है अलग अलग कॉलोनीज बनाए गए और उस कॉलोनीज के अंदर जो है यहूदियों को लाकर बसाया गया और उन कॉलोनीज को पूरी तरीके से जो है एक कवर किया गया, पूरी तरीके से कंक्रीट के साथ दीवारें डाले गए। जिस तरीके का हम लोग सुनते थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर गोरे और कालों के बीच में जो है दीवारें बनाई जाती थी, उसी तरीके का दीवारें अगर आप देखेंगे वेस्ट बैंक के अंदर बनाया गया। तो अगर कोई ये भी सोचता है कि भाई वेस्ट बैंक और गाजा ये दो मिलाकर एक अरबों फलस्तीनियों का मुल्क हो जाएंगे, तो वेस्ट बैंक में जगह ही नहीं है। वेस्ट बैंक में जो भी जगह था वो जगह भी इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर दिया है और उस जगह में लाकर जिन लोगों को लोग बसाते हैं उनको कहते हैं सेटलर्स। ये जो बार बार आप नाम सुनते हैं सेटलर सेटलर, सेटलर कौन है? सेटलर वो है जिनको गाजा और वेस्ट बैंक के जो इलाके हैं, फलस्तीनियों के इलाके हैं, उन इलाकों में जबरदस्ती लाकर पूरी तरीके से एक बाउंड्री करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जबरदस्ती बसाया जाता है, फलस्तीनियों को घरों से भगाकर, उन्हें कहते हैं सेटलर्स। और आज जो वेस्ट बैंक पर जो दंगे हो रहे हैं, दंगे में अगर आप देखेंगे यहूदियों की आर्मी या पुलिस पीछे रहती है, सामने ये सेटलर्स होते हैं जो दंगे करते हैं, जिनको पूरी दुनिया से लाकर वहां पर बसाया गया था। शेख जर्राह का मामला जो अगर आप लोग देख रहे हैं, शेख जर्राह का मामला भी यही है। इसी तरीके से एक एक कर करके जो नेबरहुड को खाली किया जाता है। और शेख जर्राह जो है ये उस इलाके में है जिस इलाके को हम लोग अल-कुद्स कहते हैं। मुसलमानों के लिए भी बहुत एक अहम जगह है अल-कुद्स, क्रिश्चियनों के लिए भी एक जगह है जिसको वो लोग, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे इसलिए वो लोग उसको मुकद्दस समझते हैं। और यहूदी भी जेरूसलम को उनके पुराने टेंपल होने की वजह से मुकद्दस समझते हैं। लेकिन ये जेरूसलम का जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, उसको अल-कुद्स एरिया कहते हैं। इजराइल का पिछले कई सालों से एक प्लान चल रहा है कि जो जेरूसलम में जो मुस्लिम आबादी है, जो क्रिश्चियन आबादी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी के लोगों को वहां से घरों से भगाया जाए। तो हम लोग तो न्यूज में सिर्फ मुसलमानों का सुनते हैं, वो गलत फहमी है आपका। सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है, अरब क्रिश्चियंस को भी बहुत प्रॉब्लम वहां पर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एक अरब्स हैं और वो लोग क्रिश्चियंस हैं और पूरी दुनिया भी उसमें खामोश है। ये जो बड़े बड़े मुल्क के लोग अपने आप क्रिश्चियन धर्म का बड़ा रखवाला कहते हैं, यूरोप के लोग, ये सारे क्रिश्चियन मुल्क भी खामोश हैं। जब
फिलिस्तीन के अंदर क्रिश्चियन अरबों का कत्लेआम हो रहा है, क्रिश्चियन अरबों को उनके घरों से भगाया जा रहा है, क्रिश्चियनों के चर्चों पर हमला किया जा रहा है, उस वक्त पूरे दुनिया के क्रिश्चियन मुमालिक भी खामोश है। उसी तरीके से ये शेख जर्राह का एक सिमिलर एक सिचुएशन है, जहां पर अभी लोगों को, फैमिली को खाली किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से खाली किया जा रहा है, कभी आर्म्स के थ्रू, कभी वेपन्स के थ्रू, कभी नया कानून बनाकर, या कभी कोर्ट में लेके जाकर कोर्ट में नए नए केसेस बनाकर इनको घरों से भगाया जा रहा है। और अभी जो शेख जर्राह का है उसको ऐसे ही कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू किया जा रहा है। तो ये एक इशू को आप ऐसा मत समझिए शेख जर्राह में जो रहा है एक नया इशू है, ये हमेशा चल रहा था, हमेशा चल रहा था। वो तो इस बार चंद लोग रास्ते में उतर कर आकर प्रोटेस्ट किए, वो प्रोटेस्ट की वजह से अल-अक्सा में ये लोग घुसे और पूरी दुनिया को पता चल गया, और उसके बाद ये इशू हम देखते हैं कि वहां से हमास ने रिटेलिएट किया और जो हुआ। तो ये बहुत पुराना इशू है, ऐसा मत समझिए कि आज इतना दिन वो लोग सुकून में थे और 2-3 दिन से उन्हें प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। हमेशा हर दिन 1948 से लेकर आज तक हर दिन, या उससे पहले भी, अंग्रेजों के दौर पर भी फिलिस्तीन के लोग हर दिन रात को सोने के वक्त ये सोचकर ही वो लोग सोते हैं कि सुबह को उनको उनके घरों में रहने दिया जाएगा या नहीं, उन्हें उनके घरों से बेघर किया जाएगा या नहीं। ये हमेशा चलने वाला चीज है, कभी भी बंद नहीं हुआ। हमें आज नजर आया है शेख जर्राह के एक इशू में, और बार बार ऐसे इशूज में नजर आते हैं। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरी दुनिया का रवैया क्या है, ग्लोबल रवैया क्या है। पूरी दुनिया का रवैया अगर आप इसके अंदर देखेंगे, बहुत ही एक हिपोक्रेटिक नजरिया है। एक तरफ ऐसा ग्लोबल मीडिया के थ्रू ऐसा बताया गया है कि इजराइल विक्टिम है। वो तो अभी सोशल मीडिया होने की वजह से आपको असलियत पता चल रही है, लेकिन 20 साल पहले अगर आप देखते हैं, जब सोशल मीडिया नहीं होती है, आप अगर सिर्फ वेस्टर्न चैनल्स देखते हैं, आपको सिर्फ यही नजर आता है कि इजराइल विक्टिम है। आपको सिर्फ ऐसे इमेजेस नजर आएंगे जिसमें एक इजरायली औरत अपने बच्चे के कब्र पर रो रही है, इजरायली माँ रोई है। इसका मतलब क्या है, ये फिलिस्तीनी जो है जंगली हैं, एक नंबर के टेररिस्ट हैं, इन्होंने पूरी इजराइल का जीना हराम कर दिया है, सिर्फ यही नजर आता था। मतलब इजराइल को प्योरली जो है एक पॉजिटिव इमेज बताया गया था, और फिलिस्तीनियों को जो है एक नेगेटिव इमेज बनाया गया था। साथ ही साथ जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस था, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि पैलेस्टीन के जो लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज भी जो अपना एक मुल्क बनाने के लिए जो लड़ रहे हैं, जो उनको अपने मुल्कों से भगाया गया, जिनको उनके घरों से भगाया गया, अपने घरों के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने नस्ल के लिए लड़ने वाले जो पैलेस्टीनी ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप जो लड़ाई कर रहे हैं, उस लड़ाई का नाम पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है। देखिए, बहुत इंडिया में बैठकर और दुनिया के अलग अलग जगहों में बैठकर बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं, हाँ भाई आप लोग धरने में पर बैठो, पैलेस्तीन के लोग धरने पर लड़ रहे हैं, क्यों वो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर हमें उनके जूते में अपना पैर रख के देखना पड़ेगा। देखिए, यही काम इंडिया के अंदर भगत सिंह ने किया था। जो पैलेस्तीन के लोग जो आज हमास और पैलेस्तीन के अलग अलग संगठन जो आज गाजा में या वेस्ट बैंक में कर रहे हैं, यही काम तो इंडिया के अंदर हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने किया था। कि जब बाहर से एक ब्रिटिश आकर हमारे मुल्क पर कब्जा कर रहा था, हम लोग खामोश बैठे थे क्या? हम लोग नहीं लड़े क्या? 1857 में हम लोग नहीं लड़े क्या? हमारे अलग अलग जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अलग अलग जो हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस थे, क्या लड़े नहीं कि हम लोग उनके खिलाफ? तो अपने मुल्क में जब हम हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से पैलेस्टीन अपने लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए भी इस्माइल हनिया हो, खालिद मशाल हो, या शेख अहमद यासीन हो, या उससे पहले जो अलग अलग हमास के लीडर गुजरे हैं, यासिर अराफात हो, या जो पीएलओ के लीडर थे, ये सब उनके लीडर्स हैं, क्योंकि ये लोग लड़े हैं उनके हक के लिए। तो ये जो एक नजर बनाया गया है कि जो हमास के लोग हैं टेररिस्ट हैं और इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है, एक बनाया हुआ एक इमेज है। वो इसलिए क्योंकि उसमें भी 2 रीजन आपको बताता हूं कि पूरे अमेरिका के अंदर जो हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड के अंदर कंट्रोल ज्यूइश लॉबी का है। मुझसे पहले जो खैरनार साहब ने बताया कि ज्यूइश लॉबी एक पावरफुल लॉबी है, बहुत पैसे वाली लॉबी है। तो अमेरिका के अंदर जो स्पेशली हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड को ज्यूइश लॉबी कंट्रोल करती है। बड़े बड़े, आप स्टीवन स्पीलबर्ग देखो, ये सब बड़े बड़े जो लोग थे, ये सारे लोग ज्यूइश ही हैं। साथ ही साथ जो बड़े बड़े मीडिया हैं, जैसे रूपर्ट मर्डॉक हो या फिर CNN के जो अभी का एग्जीक्यूटिव है, सारे ज्यूज हैं। यानी जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज और जो भी पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये सारे चीजों पर इनका कंट्रोल है। इसलिए ये कोई भी एक नजरिया बना सकते हैं। मैं वापस कहता हूं, वो तो सोशल मीडिया आने के वजह से लोगों के सामने थोड़ी असलियत सामने आ गई है, लेकिन
अगर सोशल मीडिया नहीं होती, आज भी पूरी दुनिया पैलेस्तीन के लोगों को टेररिस्ट ही कहती। वो तो सोशल मीडिया आने के बाद पता चला कि वो लोग अपना डिफेंड कर रहे हैं। ये एक चीज हमें याद रखना है कि हमास हो या जो भी पैलेस्टीनी रेजिस्टेंस हो, वो जो लोग कर रहे हैं वो उनका हक है करना। उनकी जगह हम होते हम भी वही करते, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर कोई आकर हमला करता है हम भी नहीं छोड़ेंगे। कल चाइना हमारे मुल्क पर हमला करेगा, हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। कल या पाकिस्तान या श्रीलंका या कोई भी दूसरे मुल्क हमारे मुल्क पर हमला करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। उसी तरीके से पैलेस्टीन अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। आज पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल को अपना दिफा करने का हक है, तो पैलेस्तीनियों को भी हक है अपना दिफा करने का, पैलेस्तीनियों को भी हक है अपना मुल्क रखने का। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।